बालक आज रिवीजन का द्वितीय भाग है ना, इसमें आगे का प्रश्न डिस्कस करेंगे। लगभग 35-40 प्रश्न हम पहले भाग में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अति लघुत्तरीय था हमने, लेकिन उसको आगे लेवल तक भी समझा है। अब इसमें लघुत्तरीय प्रश्न को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। बोलते जाओ, एक एक प्रश्न डिस्कस करते जाते हैं। शुक्र जनक नलिका या शुक्र जनन नलिका कहते हैं। शुक्र जनक नलिका। सबसे पहले बालक बात आप समझिए, शुक्र कहा जा रहा है ना, शुक्र से क्या, शुक्राणु। शुक्र से क्या, शुक्राणु। और जनक यानी जो क्या करे, निर्माण करने की जिसमें क्षमता हो। किसके निर्माण की क्षमता हो, शुक्राणु के निर्माण की क्षमता। उस नलिका को क्या कहोगे, शुक्रजनक नलिका कहोगे। ऐसी नलिका जिनमें शुक्राणु के निर्मित करने की क्या पाई जाती हो, क्षमता पाई जाती है, उस नलिका को क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका या शुक्रजनन नलिका कहते हैं। आप इसमें देखो, बहुत ही सामान्य सी संरचना है इसकी। इस प्रकार से कोशिकाएं लगी होती हैं। अब देखो, जो ऊपर की कोशिकाएं है ना बालक, इसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम से निर्मित होता है क्या, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या निर्मित होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। आप जानते हो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है। और आपको ये पता है कि जो स्पर्मेटिड होती है वो सर्टोली कोशिका में क्या होती है, धसी होती है, जहां से वो पोषण प्रदान करती है। और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा स्पर्मेटिड किसमें बदलता है, शुक्राणु में परिवर्तित होता है। तो यहाँ देखो, ये स्पर्मेटोगोनियम है ना, यहाँ की कोशिकाएं क्या हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है। क्या है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। 1 डिग्री लिख सकते हो, 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट किसमें विकसित होती है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट लिख सकते हो। और 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट से क्या विकसित होगा, स्पर्मेटिड विकसित होगा। स्पर्मेटिड विकसित होगा, जिसका जो हेड है बालक, ये धसा होता है किसमें, सर्टोली कोशिका में। किसमें, सर्टोली कोशिका में। और इस सर्टोली कोशिका से इसको, स्पर्मेटिड को क्या प्रदान होता है, पोषण प्रदान होता है। और ये स्पर्मेटिड शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा
शुक्राणु में क्या होता है, परिवर्तित होता है। और इसी नलिका को आप क्या कहते हो, शुक्रजनक नलिका। जब भी शुक्रजनक नलिका की बात कही जाए, आप बहुत ही सीधे और स्पष्ट स्वर में बताओगे कि ऐसी नलिका जिसमें किसके निर्माण की क्षमता हो, शुक्राणु के निर्माण की क्षमता हो, आप क्या कहते हो, शुक्रजनक नलिका कहते हो। और ये शुक्रजनक नलिका में सबसे ऊपर की जो कोशिकाएं होती है वो स्पर्मेटोगोनियम कहलाती है, या स्पर्मेटोगोनिया कहते हो। स्पर्मेटोगोनियम यानी कितनी कोशिका वाला, एक, और स्पर्मेटोगोनिया यानी बहुत सारी कोशिकाएं। ये स्पर्मेटोगोनिया किसमें परिवर्तित होती है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में। और स्पर्मेटिड से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्रियाशील शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, जो नर युग्मक कहलाता है। बेसिकली हम मानव की बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, जो भी प्रश्न है आप बोल सकते हैं। उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी में अंतर देखते हैं क्या होता है। उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी, ये सब बालक बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, और मैक्सिमम चांसेस है कि इसी प्रकार के प्रश्न अब की के बोर्ड में आए। आप उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी की बात कर रहे हो ना, सीधे सीधे बालक शब्दों से ही क्लियर कर लोगे। उभय यानी दोनों, उभय यानी जैसे उभयचर हम पढ़े थे ना 11th में, ऐसे जीव जो जल में भी रहे और थल पर भी रहे उसको क्या कहते थे, उभयचर। उभय यानी दोनों, और लिंग यानी नर एवं मादा से है ना, नर या मादा। अब हम दोनों की बात कर रहे हैं ना, दोनों लिंग को आश्रय देने वाले पादप को क्या कहते हैं, उभय लिंग आश्रयी पादप। यानी ऐसा पादप होगा जिसमें नर लिंग भी हो और मादा लिंग भी हो, उस पादप को क्या कहोगे, उभय लिंग आश्रयी पादप कहोगे। क्या कहोगे, उभय लिंग आश्रयी पादप। बेसिकली हम पुष्पी पादपों की बात कर रहे होते हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे होते हैं, और इसमें किसी एक पौधे पर दोनों प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं, जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों उपस्थित होते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, उभय लिंग आश्रयी पादप कहते हो। और एक लिंग आश्रय यानी एक लिंग को आश्रय देने वाला, शब्द से ही बहुत स्पष्ट हो जाता है, एक लिंग को आश्रय देने वाला ऐसे पादप जो केवल एक लिंग को, या तो नर को या तो मादा को, जबकि यहाँ क्या था, दोनों, नर एवं मादा दोनों पुष्प पाए जाएंगे तो क्या, उभय लिंग आश्रय। नर पुष्प पाया जाए या क्या पाया जाए, मादा पुष्प, यहाँ सीधे सीधे लिख दो, नर पुष्प या मादा पुष्प, तो उस प्रकार के पौधों को क्या कहोगे, समस्या होगी क्या, कर ले जाओगे ना। नेक्स्ट, असंग जनन। और अनिषेक फलन। अब देखो, असंग जनन है ना,
अ यानी जो साथ न हो, अ से याद रखिए कि साथ न हो। संग यानी साथ होता है ना, संग यानी क्या, साथ, और अ यानी अनुपस्थित यानी साथ न हो, यानी बिना संलयन के, बिना संलयन के या बिना विभाजन के ही क्या हो, जनन की प्रक्रिया हो, निषेचन की प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, असंग जनन कहते हो। या आपको पेपर में एपोमिक्सिस दे देगा, क्या कह देगा इसको, एपोमिक्सिस, इंग्लिश का शब्द है लेकिन हिंदी में दे देता है एपोमिक्सिस। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ए यानी एब्सेंट, यानी बिना संलयन के यदि निषेचन की क्रिया हो रही है, नए पादप के निर्माण की क्रिया हो रही है, तो आप क्या कहोगे, असंग जनन। आप बताओ, नाम से क्लियर है ना, अ यानी अनुपस्थित, संग नहीं रहेंगे, ये संग नहीं रहेंगे, फिर भी क्या हो रहा है, जनन हो रहा है, यानी निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, नए पौधे की निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। तो आप क्या कहोगे, असंग जनन कहोगे, या इसको और क्या कह सकते हो, एपोमिक्सिस कह सकते हो। नेक्स्ट अनिषेक फलन है ना, अ यानी अनुपस्थित, निषेच यानी निषेचन क्या ना हो, निषेचन ना हो, और बिना निषेचन के क्या प्रक्रिया हो, फल के निर्माण की प्रक्रिया हो। तो ऐसी प्रक्रिया जिनमें बिना निषेचन के क्या निर्मित हो बालक, क्या कहते हो, अनिषेक फलन कहते हो। अ का मतलब कहीं आ जाए पूरे जीव विज्ञान में अनुपस्थित कर दो, ठीक है। बिना निषेचन के यदि फल के निर्मित होने की प्रक्रिया हो रही है, उसको क्या कहोगे, अनिषेक फलन। और बिना संलयन के युग्मनज निर्मित हो रहा है, भ्रूण निर्मित हो रहा है, पादप निर्मित हो रहा है, तो उसको क्या कह दोगे, या एपोमिक्सिस। नेक्स्ट, बहुत बेहतर प्रक्रम है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, इसको पक्का में कर लीजिए, आएगा ही आएगा। द्विनिषेचन और त्रिसंलयन आएगा ही आएगा, इसमें इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। आप इसको बड़ी ध्यान से देखेंगे। द्विनिषेचन की बात कर रहे हो ना, द्वि यानी कितनी बार निषेचन हो वाला, दो बार निषेचन हो, द्वि यानी दो बार निषेचन की क्रिया हो, तो आप क्या कहते हो, द्विनिषेचन कहते हो। और त्रि यानी तीन क्या हो, संलयन हो, संलयन कितना हो, तीन कोशिकाओं का यदि संलयन हो तो क्या कहते हो, त्रिसंलयन कहते हो। तो यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, पुष्प की बात कर रहे हैं, और पुष्प किस पौधे में देखने को मिलते हैं, पुष्पी पौधे में ना, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। तो आप यदि भ्रूणकोश की बात करोगे,
देखो बालक, यदि आप बीजांड की बात करते हो तो बीजांड में जो सबसे ऊपर की कोशिकाएं होती हैं उसको क्या कहते हो आप? प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं सीबीएसई वाले। प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, जो मध्य में दो कोशिकाएं, इसको क्या कहते हो? ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हो? ध्रुवीय केंद्रक कहते हो, ध्रुवीय केंद्रक। और जो नीचे कोशिका है बालक, मध्य वाली कोशिका क्या? अंड कोशिका। क्या? अंड कोशिका। और आप बताओ, ये जो दो आसपास की कोशिकाएं हैं वो क्या? सहायक कोशिका। क्या है? सहायक कोशिका है। आप बहुत आसानी से यहाँ से बीजांड की भी संरचना याद रखोगे। यदि बीजांड की संरचना आपसे पूछा जाए, सीधे सीधे बना के आओगे। सबसे ऊपर जो तीन कोशिकाओं का समूह है उसको क्या? प्रतिध्रुवीय कोशिका। मध्य में क्या? ध्रुवीय केंद्रक। इसके मध्य में क्या? अंड कोशिका। और अंड कोशिका के दोनों तरफ क्या वाला? सहायक कोशिका। आप याद रखो, जब द्विनिषेचन की बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया ना, निषेचन कितनी बार? 2 बार। अब बालक आप बताओ, नर युग्मकोद्भिद किसको कहते हो? पराग कण को। किसको कहते हो? पराग कण को। पराग कण परागण की क्रिया के द्वारा कहाँ आएगा? पराग कोश से वर्तिकाग्र पे आएगा ना, और वर्तिकाग्र पे आने के बाद स्फुटन की प्रक्रिया के द्वारा वो विकसित करता है और 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। पराग कोण में, पराग कण में पराग नलिका विकसित होती है ना, और वो पराग नलिका कहाँ आती है? इस संरचना में आती है जहां पे सबसे आगे कायिक केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है? कायिक केंद्रक। इसके पश्चात जनन केंद्रक उपस्थित होते हैं। कितने जनन केंद्रक हैं? 2 जनन केंद्रक है। ये कायिक केंद्रक नष्ट हो जाता है। एक जो जनन केंद्रक है किसको निषेचित करता है? अंड कोशिका को। एक जनन केंद्रक किसको निषेचित करेगा? अंड कोशिका को। और इस निषेचन को वास्तविक निषेचन कहते हैं। वास्तविक निषेचन कहते हैं। और इस निषेचन की प्रक्रिया के बाद ही भ्रूण का निर्माण होता है। जो दूसरा नर युग्मक है वो किससे निषेचित करेगा? ध्रुवीय केंद्रक को। आप बताओ कितने केंद्रक है पहले से ध्रुवीय केंद्रक में? 2। कितने? अरे बालक कितने? 2 है ना। और एक नर युग्मक का केंद्रक है ना, 2 1 और तीनों क्या करेंगे? इसलिए हम क्या कहते हैं? तो आप बताओगे, जब भी पुष्पी पादपों की आप बात करोगे तो आप बताओगे एक नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ संलयन क्या कहलाता है? वास्तविक निषेचन। और दूसरे नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन दोहरा निषेचन कहलाता है। चूंकि 3 केंद्रक एक साथ संलयित होते हैं इसलिए इसको क्या कहते हो? संलयन। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितनी बार निषेचन? 2 बार। संलयन कितनी केंद्रकों के मध्य? 3। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विनिषेचन एवं समस्या होगी क्या? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये पूछा जा सकता है बालक, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है। चांसेस बन रहे हैं इसके मैक्सिमम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। ये तो सामान्य सा प्रश्न है बालक, भ्रूणपोष। अभी हमने देखा ना कि जो ध्रुवीय केंद्रक था, इसमें कितने केंद्रक थे? 2। और ये एक नर युग्मक का केंद्रक। ये तीनों आपस में संलयित होते हैं। क्या होते हैं? इसको हम दिखा देते हैं कि ये बालक क्या है? ध्रुवीय केंद्रक है। आप इसको दिखा दीजिए कि ये क्या है? नर युग्मक है। और ये संलयन के पश्चात तृतीयक केंद्रक बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? तृतीयक केंद्रक।
वैसे ज्यादा बेहतर होगा इसको कहो तृतीयक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या कहते हो? तृतीयक भ्रूणपोष केंद्रक, केंद्रक कहते हो, ठीक है। और यहीं से तृतीयक भ्रूणपोष केंद्रक से किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? नाम में ही है, भ्रूणपोष। पोष यानी पोषण, पोष यानी वह संरचना जो पादपों में भ्रूण को क्या कराए? पोषण प्रदान कराए, उसको क्या कहते हो? भ्रूणपोष कहते हो। इस भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है? ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक के मध्य संलयन से इसका निर्माण होता है। सबसे पहले तृतीयक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और तृतीयक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर क्या निर्मित करता है? जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। यदि किसी बीज का भ्रूणपोष नष्ट हो जाए, उसको पोषण मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। और पोषण नहीं मिलेगा तो उसको जर्मिनेट होने में, उसके उत्पन्न होने में भी क्या होती है? समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, भ्रूणकोष का अभी तो हम लोग देखे हैं ना भ्रूणकोष, चलिए फिर से देख लेते हैं। भ्रूणकोष और बीजांड तो दोनों हो गया था ना, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा नामकरण के साथ देखते हैं। बीजांड का बनाते हैं, बीजांड में वो भी आ जाएगा। देखो ये बीजांड की संरचना है ना वाला, और बीजांड का जो मध्य वाला भाग होता है, जो सबसे बड़ा भाग है, यही क्या उपस्थित होगा? भ्रूणकोष उपस्थित होगा। और भ्रूणकोष में सबसे ऊपर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कितनी कोशिकाएं? 3। इन तीनों कोशिकाओं को आप क्या कहते हो? प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। क्या कहते हैं? प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। इसके मध्य में बालक उपस्थित होती हैं 2 कोशिकाएं। इसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हो। क्या कहते हो? ध्रुवीय केंद्रक। ये जो ध्रुवीय केंद्रक है बालक, कितने कोशिकाएं हैं? 2 कोशिका हैं। ये दोनों आपस में संलयन करके एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जिस कोशिका को आप द्वितीयक केंद्रक कहते हो। क्या कहते हो? क्यों द्वितीयक कहते हो? क्योंकि इस कोशिका में कितने केंद्रक? 2, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और नीचे के तरफ आप देखोगे तो मध्य में कौन सी कोशिका? अंड कोशिका। कौन सी कोशिका? अंड कोशिका, जिसका संलयन होना है। और ये दोनों तरफ कौन सी कोशिका? सहायक कोशिका। सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। आप ये याद रखोगे कि आपसे कोई क्या पूछ दे? भ्रूणकोष पूछ दे तो आप बताओगे
कि भ्रूणकोश जो है ये बीजांड के अंदर उपस्थित एक संरचना है जिसमें मादा युग्मक अंड कोशिका की उपस्थिति होती है। और आप दूसरी बात बताओगे कि इसमें सबसे ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। बीच में या मध्य में 2 कोशिकाएं होती हैं जिसे आप ध्रुवीय केंद्रक कहते हो, जो आपस में संलयन करके द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। और नीचे 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे आप अंड समुच्चय कहते हो। क्या कहते हो? अंड समुच्चय कहते हो। और मध्य वाली कोशिका को क्या? अंड कोशिका। और दोनों तरफ उपस्थित 2 कोशिकाओं को क्या? सहायक कोशिका आप कहते हो। कोई समस्या होगी क्या? नेक्स्ट, अंड जनन क्या है? सचित्र वर्णन कीजिए। देखते हैं अंड जनन की प्रक्रिया है। अंड जनन पूछ दे बालक, या आपसे शुक्र जनन पूछ दे, दोनों प्रक्रियाएं आप थोड़ा सा अंतर के साथ याद रख सकते हो। देखते हैं पहले अंड जनन की प्रक्रिया है। अंड जनन की बात कर रहे हो ना आप? सामान्य भाषा में बताओगे। अंड कोशिका के निर्माण की विधि को ही क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम कहाँ? ओवरी, नोन एज oogenesis। अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है ना। तो अंडाशय के निर्मित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हो? अंड जनन सॉरी अंड कोशिका के निर्मित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं, जो अंडाशय में संपन्न होती है। क्लियर है? अब देखो, आप बताओगे अंड जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले अंड जनन की प्रक्रिया में जो कोशिकाएं होती है ना बालक, उसको आप oogonia कहते हो। क्या कहते हो? oogonia। इनका निर्माण प्राथमिक जननिक एपिथेलियम से होता है। जो oogonia कोशिका है, oogonia कोशिका जो अंडाशय है बालक, अंडाशय में oogonia कोशिका का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक जननिक एपिथेलियम से होता है। और इन कोशिकाओं को आप क्या कहते हो बालक? oogonia कहते हो। क्या कहते हो? oogonia कहते हो। और ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित यानी कितना है? 2n। ये भी क्या है? द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित। अब देखो बालक, जब भी आप oogonia की बात करोगे ना, आप बताओगे यहाँ किस प्रकार का कोशिका विभाजन? समसूत्री की अर्धसूत्री? समसूत्री। कौन सा विभाजन? समसूत्री। कोई बात नहीं, याद रखिए कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणसूत्र 2n है, यहाँ भी कितने हैं? 2n है। तो यहाँ कोशिका विभाजन कैसा होता है? समसूत्री होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब दूसरी बात याद रखोगे कि यहाँ एक oogonia है ना, इससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से क्या होंगे? विभाजित होंगे। और ये oogonia पोषण को प्राप्त करके किसका निर्माण करती है?
जो oogonia है ये पोषण को प्राप्त करती है और ये किसका निर्माण करेगी? प्राथमिक oocyte का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? प्राथमिक oocyte का निर्माण करेगी। अब इसके बाद प्राथमिक oocyte भी द्विगुणित होता है ना बालक? ये प्राथमिक oocyte में अब जो विभाजन होगा ये अर्धसूत्री होगा। कैसा होगा? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन एक जनक से कितनी संतति का निर्माण? 4। एक जनक कोशिका से यदि 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाए? आधी, तो उसको क्या कहते हो? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हो। तो यहाँ एक कोशिका है ना, तो अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, एम फर्स्ट और एम सेकेंड। मियोसिस बोलते हो इंग्लिश में, हमने एम लिख दिया है सामान्य भाषा में। तो जब भी प्राथमिक oocyte का निर्माण होगा ना बालक और इसमें विभाजन होगा तो इससे जो एक कोशिका निर्मित होती है वो अब अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित होती है। और साथ साथ जो दूसरी कोशिका निर्मित होती है इसको हम फर्स्ट पोलर काय कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पोलर काय, जिसका कोई कार्य नहीं होता है और इसका कार्य अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए अवशेषी है, इसका कोई कार्य हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे यानी मनुष्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो ये एक कोशिका है ना, इस कोशिका में फिर से मियासिस सेकेंड होगा, एम सेकेंड, और एम सेकेंड से फिर एक पोलर का है और फिर एक कोशिका का निर्माण होगा। जो ये कोशिका बना, इस कोशिका को द्वितीय oocyte कहते हो। क्या कहते हो? द्वितीय oocyte, 2 डिग्री oocyte कहते हो, 2 डिग्री oocyte कहते हो। अब आप ये जो कोशिका बना, ये जो कोशिका बना, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी? आधी ही रहेगी oogonia के सापेक्ष। ठीक है, और इसको ऊटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊटिड कहते हैं। और ये जो संरचना दिख रही है इसको सेकेंड पोलर काय कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड पोलर काय। अब बड़ी सामान्य से सावधानी पूर्वक पूरी प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहला चरण होता है विभाजन का चरण। क्या होता है? विभाजन का चरण, मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रवस्था। क्या कहते हो? गुणन प्रवस्था। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 3। पहली प्रवस्था को आप क्या कहते हो? गुणन प्रवस्था कहते हो। क्या कहते हो? गुणन प्रवस्था। और इस गुणन के बाद आप बताओ, जो oogonia है वो क्या करती है? पोषक पदार्थों को संचयित करके आकार में बड़ी हो जाती है और इस कोशिका को आप क्या बोलते हो? प्राथमिक oocyte कहते हो। क्या कहते हो? प्राथमिक oocyte कहते हो। आप बताओ, संरचना बड़ी हो रही है ना, तो हम भी तो बचपन में छोटे थे, अब बड़े हो गए, तो हमने क्या किया? वृद्धि किया ना। तो वृद्धि से याद रखिएगा, इस प्रवस्था को हम क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। और आप बताओ, अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंड कोशिका का निर्माण करना था ना हमको, और अंत में हमने ऊटिड का निर्माण किया ना। और ये ऊटिड जब शुक्राणु के संपर्क में आता है तो वो अंड कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? अंड कोशिका का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। तो आप इस प्रवस्था को कहते हो परिपक्वन प्रवस्था। क्या कहते हो? परिपक्वन प्रवस्था कहते हो। यानी आपसे अंड जनन पूछा जाएगा, आप सीधे सीधे बताओगे अंड कोशिका के निर्माण की विधि को ही क्या कहते हैं?
अंड जनन कहते हैं। और ये अंड कोशिका कहाँ निर्मित होती है? अंडाशय के अंदर। इनमें मुख्यतः कितने चरण? 3 चरण। यह पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहली चरण क्या है? गुणन प्रवस्था। दूसरा, तीसरा गुणन प्रवस्था में जो oogonia है जिसका निर्माण प्राथमिक जननी के एपिथेलियम से हुआ है, वो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है। 1 से 2 से 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ... so on। बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी बालक। और इन कोशिकाओं में फिर क्या होता है? वृद्धि होता है। किस प्रवस्था में? वृद्धि प्रवस्था में। और ये पोषक पदार्थों को संचयित करती हैं। और इन कोशिकाओं को आप क्या कहते हो? प्राथमिक oocyte कहते हो। और ये जो प्राथमिक oocyte है बालक, इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप oocyte का निर्माण होता है। आपको पता है कि एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। आप यहाँ देखो, M1 जो है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है, इससे विभाजन होने के पश्चात क्या बनता है? द्वितीय oocyte का निर्माण होता है। साथ साथ प्रथम पोलर काय का निर्माण होता है। फिर से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय से किसका निर्माण होता है? oocyte का निर्माण होता है। और oocyte के निर्माण के साथ साथ द्वितीय पोलर काय का निर्माण भी होता है। अब आप ये ध्यान रखोगे कि जब ये oocyte शुक्राणु के संपर्क में आता है बालक, तो किसका निर्माण करता है? अंड कोशिका का निर्माण करता है। और निषेचन के पश्चात युग्मनज बनेगा। युग्मनज विकास करके भ्रूण बनाएगा और भ्रूण से नए संतति का निर्माण होता है। कोई समस्या आएगी क्या? आएगा? अंड जनन कर ले जाओगे ना आसानी से? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ा जाए वाला। नेक्स्ट, अपरा। अच्छा, देखते हैं अपरा। प्लेसेंटा कहते हैं आप। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा का सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। मानव शरीर में ये मात्र एक ऐसी कोशिका है, ऊतक है। मानव शरीर में ये मात्र एक ऐसा ऊतक है जो किससे निर्मित हुआ है? माता व शिशु के कोशिकाओं से मिलकर निर्मित हुआ है। ऐसी कोशिकाओं का संग्रह, वो कोशिकाएं किसके होंगे? माता के भी होंगे और शिशु के भी होंगे। और इन दोनों कोशिकाओं से निर्मित संरचना को आप क्या कहते हो? अपरा या प्लेसेंटा कहते हो। जच्चा बच्चा सुने हो ना? जच्चा यानी मदर और बच्चा यानी संतति, शिशु की बात करते हो। आप ये याद रखोगे, जब अपरा की बात करोगे, प्लेसेंटा की बात करोगे, तो यही एकमात्र ऐसी संरचना है जो उस पलते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और पोषण के साथ साथ, पोषण ही नहीं, पोषण के साथ साथ यदि उस शिशु में कोई विकृति आती है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो इस अपरा के द्वारा ही जो माता की प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं उसको सही करने का कार्य भी करती हैं। तो आप अपरा के बारे में बताओगे
अपरा के बारे में बताओगे कि जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो मदर से जुड़ा होता है जिस संरचना से, उस संरचना को क्या कहते हैं? अपरा। या जो जच्चा है, बच्चे से जिस संरचना से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हो? अपरा या प्लेसेंटा कहते हो। अब ये जो प्लेसेंटा है ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, साथ साथ उस शिशु को, उस भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। यहीं पे एक बात समझ लीजिए, इस अपरा में इतनी क्षमता होती है, इस अपरा की इतने कैपेसिटी होती है कि यदि मदर के शरीर में भी कोई समस्या हो तो जो फीटस में इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, जो डेवलप इम्यूनिटी होती है, वो क्या करता है? उस इम्यून सिस्टम से जो माँ में समस्या उत्पन्न हो रही हो उसको भी सही करने का कार्य वो करता है। यानी जो एक माता का प्रेम होता है शिशु के साथ, वो जन्म से पहले से होता है। कहते हो ना कि माँ बाप में माँ का लगाव बच्चे से ज्यादा होता है, तो ऐसा क्यों होता है बालक? क्योंकि जन्म से पहले से उसका लगाव होता है। जो माँ है उसका लगाव बालक से क्या है? जन्म से पहले से, जब से वो उसको जानते भी नहीं है तब से वो अपरा उसके लिए कार्य कर रहा है ना। या वो शिशु भी अपने इम्यूनिटी से, अपनी प्रतिरोधक क्षमता से अपने मातृ को, अपने माता को सुरक्षित करने का, सही करने का कार्य करता है। तो ये क्षमता होती है किसकी? अपरा की। आप सामान्य भाषा में बताओगे ऐसी संरचना जिससे भ्रूण मातृ के शरीर से जुड़ा होता है और इसका प्रमुख कार्य पोषण और प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है जब तक कि भ्रूण गर्भाशय में पल रहा होता है। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन। ये तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है और संभवतः अंड जनन और शुक्राणु जनन में एक पूछा जाए आपसे, ठीक है? शुक्राणु जनन और अंड जनन में एक पूछा जा सकता है। तो देखते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। देखो, शुक्राणु जनन में भी 3 ही चरण होते हैं बालक। पहला गुणन प्रवस्था, दूसरा वृद्धि प्रवस्था और तीसरा परिपक्वन प्रवस्था। जैसे अंड जनन में कितने चरण थे? 3। पहला क्या था? गुणन प्रवस्था, दूसरा क्या था और तीसरा क्या था? परिपक्वन प्रवस्था। तो वहां ऊगोनिया थी ना, वहां जो द्वितीय कोशिका थी उसको आप क्या कहते थे? ऊगोनिया। क्योंकि ऊटिड और ओवम का निर्माण होना था, यहाँ स्पर्मेटोगोनिया होती है। कौन सी कोशिका होती है? ये भी प्राथमिक जननी की इपिथेलियम से ही विकसित होती है। इसको क्या कहते हो? स्पर्मेटोगोनिया। और इसमें भी कैसा कोशिका विभाजन होगा? समसूत्री। कैसा? समसूत्री। और बहुत सारे समसूत्री कोशिका विभाजन के बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 डॉट 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 सो ऑन। बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इनमें से कोशिकाएं क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं बालक? वृद्धि करती हैं, पोषक पदार्थों को ग्रहण करती हैं। और इस कोशिका को आप क्या कहते हो? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हो? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हो। और इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में
जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। अब इसमें कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। एम फर्स्ट से दर्शा देना। दो चरणों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और एक अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जनक से कितनी? आधी। तो 2n का आधा n, 2n का आधा n हो गया। और इन कोशिकाओं को आप क्या कहते हो? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हो। क्या कहते हो? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हो। अब इस द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में द्वितीय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब आप बता, 1 से 2 और 2 से 4, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या n ही रहती है। क्योंकि जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन m सेकेंड है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। और स्पर्मेटिड से जो प्रक्रिया होती है शुक्र जनन की, स्पर्मियोजेनेसिस की, उस प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। पहले चरण को आप क्या कहते हो? गुणन प्रवस्था। क्या कहते हो? गुणन प्रवस्था कहते हो। दूसरे चरण को क्या कहते हो? वृद्धि प्रवस्था कहते हो। क्या कहते हो? वृद्धि प्रवस्था कहते हो। तीसरे चरण को क्या कहते हो? परिपक्वन प्रवस्था कहते हो। क्या कहते हो? परिपक्वन प्रवस्था कहते हो। आप बताओ समस्या होगी क्या? तो शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हो? शुक्राणु जनन कहते हो। आप बताओगे प्राथमिक जननी के एपिथेलियम से किसका निर्माण? स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया में किस प्रकार का विभाजन? समसूत्री विभाजन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 डॉट 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 बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी ना। और बहुत सारी कोशिकाओं में क्या होगा? विकास होगा, वृद्धि होगा। और वृद्धि के फलस्वरूप क्या बनेगा? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में बालक क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्ध का मतलब ही आधा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई? यहाँ 2n था, यहाँ n रह गया ना। तो आप बताओ 2n से n रह गया। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से अब संरचना क्या बन गई? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ और 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं निर्मित हो गई, जिनको आप क्या कह रहे हो? स्पर्मेटिड। और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा इस स्पर्मेटिड से किसका निर्माण हो गया? शुक्राणु का निर्माण होता है। यही पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।